सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका को लेकर उसके ऊपर वार्तालाप किए थे। ठीक है, उसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए कल हमने जॉर्ज ग्रियर्सन को कंप्लीट किया और आज बारी है मिस्र बंधुओं की। तो दोस्तों, कक्षा में ज्यादा समय ना लेते हुए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक उसको पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वह भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सके। कक्षाएं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास जो है वह फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, दिल्ली, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और इन सभी में बहुत ज्यादा उपयोगी है। हिंदी विषय की कोई भी परीक्षा है जिसमें हिंदी विषय का नाम आता है, वहां पे हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम जरूर आता है। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं कक्षा की शुरुआत करना चाहता हूं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं मिस्र बंधुओं के साथ। ठीक है, तो नंबर कवि है हमारे, वह हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधु। अब भाई आप ये सोचोगे कि मिस्र बंधु किसी एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधु कुल जो भाई हैं, ये पूरे बंधु मतलब भाई, मिस्र यानी उनका गोत है। ठीक है, यानी कि मिस्र गोती जो भाई हैं, बंधु हैं, वह कितने हैं? कुल हैं भाई वो 3। कौन कौन से हैं? श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है, सबसे पहले जो बंधु हैं वह हैं श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र। और जो तीसरे इनके बंधु हैं वह हैं गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। अब एक बात बता दूं मैं, मिश्र बंधुओं के 3 नाम हैं ये, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। एक बार क्वेश्चन आया था कि मिश्र बंधुओं में से नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में था कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र। अगर मिश्र बंधुओं में कई बार क्वेश्चन बनता है तो मिश्र बंधुओं में यही क्वेश्चन बनता है कि मिश्र बंधुओं में से नहीं है, तो और ऑप्शन होता है यही। हर बार की बात है, कृष्ण बिहारी मिश्र ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं की जो जब हम वार्ता करते हैं तो सबसे पहले इनके जो ग्रंथ का नाम आता है, यह मैंने वैसे ही बता दिया था, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में नहीं है। ये 3 है मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ लिखा है इन्होंने, देखो, सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ किस नाम से लिखा? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद। कब लिखा? सन 1913 ईस्वी में। प्रकाशन हुआ
प्रकाशन। ठीक है, कब? 1913 ईस्वी में। सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद नाम से और सन 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। विनोद का अर्थ होता है हास्य। ठीक है, विनोद का अर्थ होता है हास्य। तो मिस्र बंधुओं ने हंसी मजाक में एक ग्रंथ बना दिया, मिस्र बंधु विनोद। इसमें लगभग 5000 कवि है। कवि कितने? 5000। और कितने? लगभग कितने कवि हैं? लगभग भाई 5000 इसके अंदर कवियों का उल्लेख किया इन्होंने। तो इन्होंने तो हंसी हंसी में लिख दिया, 5000 कवियों का इसमें उल्लेख भी कर दिया। और ये जो ग्रंथ है ना, ये कितने भागों में? यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में प्रकाशित ग्रंथ। आप जानते हो कि भाई जो इतिहास ग्रंथ है इतना बड़ा है, 5000 कवि हैं, तो उसके भाग भी ज्यादा होंगे, और भाग ज्यादा है तो 4000 है। भाई शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को सबसे बड़ी इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी। ठीक है, सबसे बड़े वृहत संग्रह, सबसे बड़ा वृहत संग्रह किसने कहा? शुक्ल ने। शुक्ल ने क्या कहा इस ग्रंथ को? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वृहत संग्रह। ठीक है, शुक्ल जी ने ये कह दिया इस ग्रंथ को भाई सबसे बड़ा वृहत संग्रह। इसके 3 भाग, प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 34 में, 4 भागों में प्रकाशित। अब देखो 4 भागों में कैसे प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, और चौथा भाग था, चौथा जो भाग था वह कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। ठीक है, 1934 ईस्वी में। ठीक है, 5000 कवियों का उल्लेख है। इस ग्रंथ को लिखने में जो पद्धति का प्रयोग किया गया है वो कालानुक्रमी पद्धति। पद्धति कौन सी थी भाई? कालानुक्रमी। कालानुक्रमी। तो आप ये बात अच्छे से जानते हो, जब मिस्र बंधु विनोद लिखा जा रहा था उसमें कालानुक्रमिक पद्धति है, इसका मतलब यह है कि यह इतिहास ग्रंथ है, यह वैज्ञानिक है, पूर्णतः मान्य भी है। ठीक है, क्योंकि कालानुक्रमी पद्धति है। सुखदेव और श्याम बिहारी मिश्र शिक्षा जगत की सर्वश्रेष्ठ उपाधि। सुखदेव और श्याम बिहारी मिश्र, माफ कीजिएगा, सुखदेव और श्याम बिहारी मिश्र ने शिक्षा जगत की सबसे बड़ी उपाधि, और शिक्षा जगत की सबसे बड़ी उपाधि कौन सी है भाई? डिलिट। शिक्षा जगत की सबसे बड़ी उपाधि या सर्वश्रेष्ठ उपाधि डिलिट से सम्मानित थे। उपाधि डिलिट से सम्मानित थे। कौन कौन? श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये दोनों, गणेश बिहारी जी है ना, उनको ये डिलिट की उपाधि प्राप्त नहीं थी। तथा ये दोनों भाई 1908 से 1916 तक नागरिक प्रचारिणी सभा के निरीक्षक भी रहे। तथा इसी में जोड़ दो, ये दोनों भाई 1908 से 1916 तक, 1908 से 1916 तक नागरिक प्रचारिणी सभा के निरीक्षक, नागरिक प्रचारिणी सभा के निरीक्षक भी रहे। ठीक है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। ये श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी जी दोनों के बारे में यह बताई गई है। ठीक है भाई,
अब आप इस ग्रंथ के बारे में जानते हैं कि इस ग्रंथ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो बातें हम चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम मिश्र बंधुओं के बारे में जानते हैं। भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, आगे बढ़ेंगे फिर। ले लिया? हाँ। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों क्या थे? भाई थे। सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा। भाई हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है ये, ठीक है। इसके बाद में मिश्र बंधु विनोद नाम से ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। इसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। सन 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके 3 खंड सन 1913 में आए और चौथा खंड जो था वह 1934 में भाई सामने आया। 5000 कवि लगभग हैं इसमें। 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इसकी पद्धति थी वो कालानुक्रमी थी। शुक्ल जी ने सबसे बड़ा वृहद इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी इस ग्रंथ को। और सुखदेव और श्याम बिहारी मिश्र ने शिक्षा जगत की सबसे बड़ी उपाधि डीलिट से सम्मानित थे तथा ये दोनों भाई 1908 से 1916 तक 8 साल यानी नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी में उसके निरीक्षक भी रहे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको हटा के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े भाई। थोड़ा सा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यार जो ये है ना, ये मैटर ये थोड़ा सा बहुत लंबा पड़ जाता है, ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा फास्टली करेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा कोर्स है वो बहुत ज्यादा बाकी है भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को 8 काल खंडों में बांटा गया। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को 8 भागों में बांटा। अब भाई 8 भाग कौन कौन से हैं वो इसके 8 भाग कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका भाग है वो इन्होंने किया आरंभिक काल के नाम से। पहला आरंभिक काल यह है। इसको 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल। और जो पूर्व आरंभिक काल का जो समय था वह इन लोगों ने बताया 700 से 1343 विक्रमी संवत। 700 से 1343 हाँ, विक्रमी संवत, ये इन्होंने किया पूर्व आरंभिक काल। दूसरा किया उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल, इसका जो कालखंड था वह क्या इन्होंने 1343 तक था। ये 1344 से 1444 विक्रमी संवत। भाई ये ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। दूसरा जो काल इन्होंने बांटा उसको बनाया इन्होंने माध्यमिक काल। नंबर 2 क्या बनाया? माध्यमिक काल। और माध्यमिक काल को भी कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और पूर्व माध्यमिक काल का इन्होंने जो कालखंड बताया वो 1445 से 1560 विक्रमी संवत। 1445 से 1560 विक्रमी संवत, ठीक है भाई। ये चीज आपको अच्छे से याद करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, आप एक बार इसको देख लो ना। इसका पूर्व मध्य काल भी नाम रखा गया इस काल का। कौन सा? पूर्व मध्य काल।
दूसरा भाग किया इन्होंने, जो दूसरा भाग किया वह क्या, उत्तर माध्यमिक का 1560 से 1561 से 1690, 1561 से 1680, माफ कीजिएगा 1680 विक्रमी संवत। नाम क्या किया, उत्तर मध्यकाल। भाई मुझे एक बात बताओ, ये चीज यहां तक ऐसे मतलब जो बता रहा हूं, ये चीज समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही? अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसका और भी हम करने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। 1680 विक्रमी संवत तक हमने कर लिया। हम ये मैं इसके 5 कालखंड ये लिख देता हूं, उसके बाद में मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तब तक के लिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, मैं ये याद करवा दूंगा, ये ज्यादा कुछ भी नहीं है इसको याद करवाने में, ठीक है? जो नंबर 3 था वह था अलंकृत काल। अलंकृत काल, और इसके भी 2 भाग कर दिए, कौन कौन से, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल, और जो दूसरा भाग किया वह किया उत्तर अलंकृत काल। अब इनका जो समय बताया, इनका समय तो यहां पे 1680 है, तो 1681 से 1790, 1681 ईस्वी से, विक्रमी संवत है भाई, ईस्वी नहीं है, 1790 विक्रमी संवत। और ये 1791 से, और इन्होंने कर दिया 1889 यानी कि 89, 1889 यानी कि 89 विक्रमी संवत। अब जो चौथा काल बताया इन्होंने परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल को जो था इन्होंने कालखंड इसको 2 भागों में नहीं बांटा। परिवर्तन काल को इन्होंने बताया कि भाई 1890 से और वो 1925 विक्रमी संवत, 1890 से 1925 विक्रमी संवत, ठीक है? और अंतिम जो काल बताया इन्होंने वह बताया वर्तमान काल। वर्तमान काल यह कब से, यह 1926 से और अब तक चल रहा है, वो 1926 से अब तक, मतलब 60 ठीक। माफ कीजिएगा, थोड़ा मुंह में छाले होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, क्योंकि जीभ में छाला हो रखा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई इन्होंने हिंदी ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में बांटा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नाम याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है, आरंभ होता है किसी चीज का तो आरंभिक काल, उसके बाद उसकी माध्यिका आती है यानी कि मध्य भाग आता है तो माध्यमिक काल या पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, ठीक है? इसके बाद में अलंकृत काल यानी कि अलंकृत मतलब स्वर्ण काल, ठीक है? अलंकृत काल, उसके बाद में परिवर्तन काल और अंत में वर्तमान काल। ये 5 नाम आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इनकी सन याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये आप कर लोगे पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल या पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल, माध्यमिक काल, ठीक है? इसके बाद में पूर्व अलंकृत काल या उत्तर अलंकृत काल। ये पूर्व और उत्तर लगाने हैं इनके तीनों के। उसके बाद में पूर्व और उत्तर का सिस्टम था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब देखो आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343, 700 से 1343, 700 आपको याद रखना है। उसके बाद 700 से 1343, 1344, 1444, 1445, 1560, 1561, 1561, 1680, 1681, 1790, 1791, 1879,
79, 18, 90, 19, 25, 19, 26 अब तक। देखो कैसे क्या याद करना है। 700 से 13 43, 13 44, 14 44, 14 45, 15 60, 15 61, 16 80, 16 81, 17 90, 17 91, 18 89, 18 90, 19 25, 19 26 अब तक। वापस कर लो। 700 से 13 43, 13 44, 14 44, 14 45, 15 60, 15 61, 16 81, 17 और 16 81, 16 81, 17 90, 17 91, 18 79, 18 90, 19 25, 19 26 अब तक। पूर्व आरंभिक ये लिख लोगे आप, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, इतना लिख दिया। अब इनकी सन लिख लो। 700 से 13 43, 13 44, 14 44, 14 45, 15 60, 15 61, 16 80, 16 81, 17 90, 17 91, 18 79, 18 90, 19 25, 19 26 अब तक। याद हुआ नहीं हुआ? चलो एक बार फिर कर लेते हैं। 700 से 13 43, 13 44, 14 44, 14 45, 15 60, 15 61, 16 80, 16 81, 17 90, 17 91, 18 79, 18 90, 19 25, 19 26 अब तक। याद हो जाएगा। वापस एक बार बोल लो। 700 से 13 43, 13 44, 14 44, 14 45, 15 60, 15 61, 16 80, 16 81, 17 90, 17 91, 18 79, 18 90, 19 25, 19 26 अब तक। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है। 700 से 13 43, 13 44, 14 44, 14 45, 15 60, 15 61, 16 80, 16 81, 17 90, 17 91, 18 79, 18 90, 19 25, 19 26 अब तक। याद हो गया होगा। और ज्यादा रिवाइज आप अपने आप कर लेना। ठीक है। लेकिन तर्ज ये रखना, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है। आगे बढ़ूं भाई? ठीक। अब भाई इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी, इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी थी मनमानी ढंग से नामकरण व काल विभाजन। मनमानी ढंग से नामकरण व काल विभाजन, इस ग्रंथ की क्या थी भाई? सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है। माना जाता है कि प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न पुस्तक, 3 भागों की हिंदी नवरत्न पुस्तक बन के आई, जो 1910 में लिखी गई। देखो, माना जाता है कि प्रथम 3 भागों की हिंदी नवरत्न पुस्तक, प्रथम 3 भागों की हिंदी नवरत्न पुस्तक बनकर आई, जो बनकर आई, जो 1910 में लिखी गई। 1900, जो 1910 में लिखी गई। इस पुस्तक में 9 कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है, हिंदी नवरत्न पुस्तक में।
इस पुस्तक में 9 कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है भाई 9 कवि है ना, उनका उल्लेख प्राप्त होता है जिन्हें हिंदी नवरत्न पुस्तक मिश्र बंधु विनोद हिंदी नवरत्न, ठीक है, कब आई? 1910 में। किनकी है? मिश्र बंधुओं की, मिश्र बंधुओं की। इन्होंने 9 कवि बताए, और 9 कवि किस हिसाब से बताए? अब देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर ऐसे ही समझाऊंगा, तो आप मतलब बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना। किस तरीके से पढ़ना है? सबसे पहले लिखेंगे भाई हम सूरदास जी, सूरदास, 2 तुलसी दास, और 3 कबीर दास। लिख दिए तीनों दास। कौन कौन से? सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास। इधर चौथे दास केशव दास, 5 बिहार, और छठे देव। 5 बिहारी, 6 देव। 7 हरीश चंद्र, 8 चंद्र वरदाई, और 9 एक मुख्य चीज इसके ऊपर टिप्पणी की गई है, जिनको बताया गया है त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी बंधु। जैसे ये है ना मिश्र बंधु, वैसे त्रिपाठी बंधु 2 कौन कौन से? भूषण और मतीराम को लिया गया है। किस किस को? भूषण और मतीराम। अब देखो, हरीश चंद्र, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई जी हैं आधुनिक काल के कवि। हरीश चंद्र जी हैं कौन से काल के कवि? भक्ति काल। भक्ति भक्ति भक्ति। केशव कौन से का? रीति का। बिहारी देव, भूषण और मतीराम, पांचों के पांचों कौन से हैं? पांचों के पांचों केशव, बिहारी देव, भूषण और मतीराम रीतिकालीन कवि है। चंद्रवरदाई जो है वो आधुनिक कालीन कवि है, वीरगाथा कालीन कवि। और इसके पहले जो हरीश चंद्र, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास, ये कौन से? भक्ति कालीन कवि। हरीश चंद्र कौन से? माफ कीजिएगा, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास भक्ति कालीन कवि, और जो हरीश चंद्र हैं वो आधुनिक कालीन कवि। ठीक है, कवि सारे हैं। अब मैं एक बात बता देता हूं आपको कि जो मिश्र बंधु थे उन्होंने अपने नवरत्न बताए थे। वो नवरत्न बताइए, सूर, तुलसी, कबीर, केशव, बिहारी देव, हरीश चंद्र, चंद्रवरदाई और त्रिपाठी बंधु, इन दोनों को एक ही माना था इन लोगों ने भाई, त्रिपाठी बंधुओं को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में इसको याद करवाता हूं। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? देखो याद कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम ये ऊपर वाला जो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे बड़ी इस ग्रंथ की कमी, मनमानी ढंग से नामकरण किया एक तो, और इसका मनमानी ढंग से काल विभाजन कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये तो विनोद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और इन्होंने कर दिया, मतलब कांड कर दिया। कांड मतलब कोई गलत कांड नहीं, मतलब इन्होंने काल विभाजन कर दिया, इसका नामकरण कर दिया अपने मन से। बोला जी हम तो हंसी मजाक में कर रहे हैं, बोला हमें कोई मतलब नहीं हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का। और बोला ना, हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, हम तो हमारा जो क्या है कि एक मतलब हमारा जो टाइम है वो पास नहीं हो रहा है, इसलिए हम तो बोले एक विनोद कर रहे हैं, और वो विनोद था वो हिंदी साहित्य का इतिहास बन गया मिश्र बंधु विनोद नाम से। ठीक है, अब देखो, माना जाता है कि प्रथम 3 भागों की हिंदी नवरत्न पुस्तक बनकर आई।
हिंदी नवरत्न पुस्तक जिसमें 9 कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है, और उन 9 कवि हिंदी नवरत्न पुस्तक में है। 1910 में यह पुस्तक आई। किनकी? मिश्र बंधुओं की पुस्तक है। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने नवरत्न बताए कौन कौन से? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, बिहारी देव, हरिश्चंद्र चंद्रप्रदाई और त्रिपाठी बंधु। बोले त्रिपाठी बंधु, बोले जी 2 है। बोले कौन कौन से? बोले भूषण और मतीराम। बोले जी फिर तो बोले 10 हो गए। बोले 10 कैसे हो गए? हमने तो बोले त्रिपाठी बंधु लिखा है, इसलिए बोले ये तो हमारे नवरत्न हैं। तो ये मिश्र बंधुओं के क्या हैं? ये मिश्र बंधुओं के नवरत्न। मिश्र बंधुओं के, माफ कीजिएगा, बंधुओं के नवरत्न, मिश्र बंधुओं के नवरत्न याद कैसे करेंगे? सूर, तुलसी, कबीर, सूर, तुलसी, कबीर, एक लाइन में याद करना है। सूर, तुलसी, कबीर, सूर, तुलसी, कबीर, सूर, सूर, तुलसी, शशि, उड़गन, केशवदास। ये दोहा सुना ही होगा आपने कि भाई सूर, सूर, तुलसी, कबीर, उड़गन, केशवदास। इसका है ना, आगे की लाइन मुझे थोड़ी ध्यान नहीं आ रही है, मैं सुनाऊंगा। ये दोहे आपको सारे, मैं मतलब ऐसे सुनाऊंगा यार, आप मजा आ जाएगा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में, चिंता मत करो। तो सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास, केशव बिहारी देव, हरिश्चंद्र चंद्रप्रदाई और त्रिपाठी बंधु, जिसमें कौन कौन से? भूषण और मतीराम। ये चीज याद हो जाएगी और अच्छे से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब क्या किया भाई, माफ कीजिएगा, 1 मिनट रुकना यार। शुक्ल जी है ना, शुक्ल जी ने क्या किया? शुक्ल जी इस ग्रंथ से सबसे अधिक प्रभावित हुए। ठीक है, और साथ ही यह भी लिखा कि मैंने रीतिकालीन कवि है ना, रीतिकालीन कवियों का जो परिचय है ना, वो इसी ग्रंथ से लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो इसको लिख लेंगे हम। शुक्ल जी इस ग्रंथ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और इतना भी लिखा कि मैंने रीतिकालीन कवियों का परिचय इसी ग्रंथ से लिया है। शुक्ल जी इस ग्रंथ से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि, और साथ में उन्होंने लिख दिया, इतना भी लिखा कि मैंने रीतिकाल के कवियों के परिचय लेने में इस ग्रंथ की सहायता ली है, या मैंने रीतिकालीन कवियों का परिचय लेने में इस ग्रंथ की सहायता ली है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाली लाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना यार, गलती हो गई मुझसे, तो ये इंपॉर्टेंट है।
मैंने बना भी दिया। हिंदी साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्तात्मक मतलब इति बहुत ज्यादा, वृत्तात्मक बहुत ज्यादा लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही लेखन, सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद तथा इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुकरण करते हुए, तथा इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुकरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया है। कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये थोड़ा सा समझा दूं, फिर मिश्र बंधु हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। शुक्ल जी इस ग्रंथ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तथा लिखा, और इतना भी लिख दिया, मैंने रीतिकालीन कवियों का परिचय लेने में इस ग्रंथ की सहायता ली है। भाई इंपॉर्टेंट, ये चीज, ये रेड वाली लाइन है ना, ये याद करनी है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया आरपीएससी में होगा, आरपीएससी में। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास का इतिवृत्तात्मक यानी कि बहुत ज्यादा लेखन, बहुत ज्यादा, इति यानी बहुत ज्यादा, कूट कूट के भर दिया इन लोगों ने। सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही, मिश्र बंधु विनोद क्या है, इनका ग्रंथ है ना, इसमें ही मिलता है, प्राप्त होता है। तथा इसका तुलनात्मक पद्धति, तथा इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुकरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। कवियों की विविध श्रेणियां किस पद्धति के आधार पर, तुलनात्मक पद्धति के आधार पर। भाई ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो हो गए हमारे मिश्र बंधु जी। अब मिश्र बंधु जी के हो जाने के बाद में हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ेंगे। और अगर हम शुक्ल पढ़ते हैं तो शुक्ल तो हमारा होगा नहीं, तो हम क्या पढ़ें भाई? बताओ क्या पढ़े? एक मिनट में देखता हूं यार कौन सा ज्यादा छोटा है। हम पढ़ लेते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, याद रखना, फिर ये कहीं यहाँ फिर गलत ना हो जाए। मैंने ये 4 तो ये पढ़ा दिए मिश्र बंधु विनोद तक, और 5 क्या पढ़ा रहा हूँ, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास पढ़ा दूं या फिर कोई और पढ़ा दूं? रमाशंकर शुक्ल रसाल नहीं, गणपति चंद्रगुप्त। चलो यार हम क्या करते हैं कि हम आचार्य शुक्ल को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रम वाइज ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितना होता है उतना करते हैं, फिर वापस कर लेंगे बाद में ना। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल डाल लो भाई।
क्योंकि अपने पास सिर्फ 10 या 15 मिनट है। 10 या 15 मिनट में देख लो आचार्य शुक्ल कितना होगा। शुक्ल थोड़ा सा बड़ा है बस, इसलिए बोल रहा था कि मैं दूसरा पढ़ा दूं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हम क्रम वाइज ही पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के महान प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो इनका इतिहास ग्रंथ है ना, वह सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रामाणिक जो इतिहास ग्रंथ माना जाता है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इनको हम पढ़ेंगे बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही नीचे तक, अंदर तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि आचार्य शुक्ल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की हिंदी साहित्य का, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास। परंपरा का विकास या प्रारंभ, परंपरा का विकास या प्रारंभ शुक्ल जी द्वारा ही किया गया। शुक्ल जी द्वारा ही किया गया। सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन, शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कब? 1929 ईस्वी। शुक्ल जी हैं वो ईस्वी में और क्रम संवत दोनों में चलते हैं भाई। ठीक है, इस ग्रंथ की भाषा हिंदी तथा पद्धति विधेयवादी थी। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी व पद्धति कौन सी? विधेयवादी। जो 5वीं पद्धति है ना, वो पद्धति माफ कीजिएगा, थी है पहले, अब थोड़ी। थी। ठीक है, इसके बाद में यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर नाम से आया। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर नाम से आया। हिंदी शब्द सागर नाम से आया, जो शब्दों का पर्यायवाची कोश था। जो शब्दों का पर्यायवाची कोश था। शब्दों का क्या था? पर्यायवाची कोश था भाई। ठीक है, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी
शब्द सागर के निर्माण में तीन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन से? श्याम सुंदर दास। कौन कौन से? तीन महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास। नंबर दूसरे श्याम सुंदर दास की रामचंद्र वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र वर्मा और जो तीसरे हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल। तीनों ने मिलकर हिंदी शब्द सागर नाम से एक ग्रंथ निकाला जो क्या था? पर्यायवाची कोश था। इतना आप लिखो, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। उतार लिया? नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लो ना, समझा दूं एक बार। भाई सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का परंपरा का विकास प्रारंभ शुक्ल जी के द्वारा ही किया गया। ठीक है, इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, लेकिन इस ग्रंथ की जो भाषा थी वह हिंदी थी और पद्धति विधेयवादी। सबको पता है कि विधेयवादी पद्धति किसकी है? सबसे पहले तेन या बेन। तेन या बेन मैंने बताया। ठीक है, और ये तो बाहर के विदेशी विद्वान थे, लेकिन जो इंडिया में, भारत में इसका प्रदर्शन, ये विधेयवादी पद्धति का जो प्रयोग किया, सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे? आचार्य शुक्ल जी थे। ठीक है, यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर नाम से आया। शब्द सागर नाम से आया जो कि एक पर्यायवाची कोश था। ठीक है, पर्यायवाची कोश मतलब जो बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए एक नोट्स बनाए गए थे, वह हिंदी शब्द सागर के नाम से बनाए गए थे। इसमें तीन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोफेसर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अरे राम कुमार वर्मा, माफ कीजिएगा, है ना। इसका निर्माण किसका? हिंदी शब्द सागर का निर्माण तीन विद्वानों की जो महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा, तीनों का। ठीक है, ये इंडिया साहित्य का इतिहास जो है ये सबसे पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से आया। शब्द सागर का नाम जो हिंदी शब्द सागर था वह एक क्या था? पर्यायवाची कोश था। बार बार बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने 1928 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित करवाया। हिंदी साहित्य का विकास नाम से, विकास नाम से प्रकाशित करवाया। किसको? इस ग्रंथ को। क्या था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने 1928 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया। ठीक है, फिर 1929 में इस ग्रंथ का नाम, फिर 1929 में इस ग्रंथ का नाम
हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ। कहां से? नागरी प्रचारिणी सभा काशी से। 1940 ईस्वी में इसका परिवर्तित या संशोधित संस्करण, 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशित ना परिवर्तित या संशोधित संस्करण, या संशोधित संस्करण भी इसी नाम से आया। उन्नीस सौ 40 ईस्वी में इसका परिवर्तित या संशोधित संस्करण भी इसी नाम से प्रकाशित हुआ भाई। प्रकाशित हुआ। इतनी बात आपको पता चल गई। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने कवियों की अपेक्षा उनकी रचनाओं को अधिक महत्व दिया। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने कवियों की अपेक्षा उनकी रचनाओं को अधिक महत्व दिया। भाई कवियों की अपेक्षा उनकी जो रचनाएं है ना, उनको अधिक महत्व दिया और उनकी रचनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया और उनकी रचनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। किन्होंने? आचार्य शुक्ल जी ने खुद ने। ठीक है। केदारनाथ पाठक ने इस ग्रंथ के लेखकों में शुक्ल जी का सहयोग लिया। केदारनाथ पाठक ने इस ग्रंथ के लेखकों में, पाठक ने इस ग्रंथ के लेखकों में, केदारनाथ पाठक ने इस ग्रंथ के लेखकों में शुक्ल जी का सहयोग किया। इस ग्रंथ के लेखकों में सबसे ज्यादा सहयोगकर्ता केदारनाथ पाठक हैं, जिन्होंने इसके लेखक जो है ना, उनके अंदर शुक्ल जी का सहयोग किया। ठीक है भाई। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख प्राप्त होता है।
होता है। कितने? 1000 कवियों का, 1000 मतलब सहस्त्र। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया। ठीक है। और इसके बाद में शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में आदिकाल को वीरगाथा काल 12 पुस्तकों को आधार रखकर यह नाम दिया। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में आदिकाल को शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में आदिकाल को वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल 12 पुस्तकों को आधार रखकर यह नाम दिया। 12 पुस्तकों को आधार रखकर यह नाम दिया भाई, नाम दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि समय हो रहा है हमारा समाप्त और शुक्ल जी हमारे समाप्त होंगे नहीं, कन्फर्म है भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, मैं समझा देता हूं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने 1928 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित करवाया। फिर 1929 में इसी का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। 1929 में इस ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया और 1928 में जो इसका प्रकाशन हुआ था इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, जिसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से करवाया गया, काशी से हुआ। 1940 में इसका परिवर्तित या संशोधित संस्करण भी इसी नाम से प्रकाशित हुआ। 1940 में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। ठीक है, इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने कवियों की अपेक्षा उनकी रचनाओं को अधिक महत्व दिया एवं उनकी रचनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। वैज्ञानिक विश्लेषण वाला प्रश्न आया हुआ है भाई। ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण वाला प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न ये भी आई जो मैं मतलब इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना, वो थोड़ा ध्यान में रखना ना। केदारनाथ पाठक ने इस ग्रंथ के लेखकों में शुक्ल जी का सहयोग किया। शुक्ल जी का सहयोग किया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न आया हुआ है। इसमें लगभग 1000 कवि यानी सहस्त्र कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से इस ग्रंथ का आरंभ किया। इंपॉर्टेंट चीज है। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। कितने पुस्तकों को? 12 पुस्तकों का आधार मानकर आया हुआ है आरपीएससी, आधार मानकर यह नाम। ठीक है भाई, अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर जितना भी हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो देखेंगे बाद में करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना करते हैं। ठीक है, लिखो। इस ग्रंथ को लिखने के लिए इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की सहायता ली। इस ग्रंथ को लिखने के लिए इन्होंने निम्न लिखित पुस्तकों की सहायता ली।
निम्नलिखित पुस्तकों की सहायता ली। सबसे पहले लिया इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को। किसकी है? मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधु विनोद, पता है, अभी पढ़ के आए हैं। मिश्र बंधु किसकी? हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला किनकी है? श्याम सुंदर दास। और जो तीसरी पुस्तक है कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की। ये इतिहास ग्रंथ है सारे, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी ये इतिहास ग्रंथ है। हिंदी गोविंद रत्नमाला नाम से श्याम सुंदर दास ने लिखा है। कविता कौमुदी नाम से राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। इन पुस्तकों की सहायता ली। 4 पुस्तक हो गई। आगे हम और बढ़ेंगे, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे अब बाद में, कल, ठीक है। इसलिए आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आचार्य शुक्ल जी हमारे थोड़े से बचे हुए हैं, तो इनको बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाना है। इसलिए आज की कक्षा को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये आपको समझ में आई होगी। कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ तो मैंने बताई नहीं है, कुछ इजी ही करने का प्रयास किया है, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी वह कल सोमवार को, माफ़ कीजिएगा, हाँ कल सोमवार है। कल सोमवार को जो होगी वह होगी हिंदी व्याकरण से संबंधित। अब 5 दिन हमारी हिंदी व्याकरण चलेगी। उसके बाद में जब हम शनिवार को वापस आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर, तो मैं आपको आचार्य शुक्ल पूरा करवाऊंगा। उसके बाद में फिर हम और कवियों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।